के इस वीडियो लेक्चर में हम 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन स्टडी करेंगे। मीन्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मा केमिस्ट्री में जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उनके आंसर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हम देखने वाले हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फार्मा केमिस्ट्री के जो कि एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को अब हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो आंसर, इट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्सेप्टेड ट्रू वैल्यू। इट एक्सप्रेसेस द करेक्टनेस ऑफ अ मेजरमेंट। द एब्सोल्यूट एरर इज मेजर ऑफ एक्यूरेसी। तब एक्यूरेसी मीन्स इन सिंपल आप याद रखो कि एक्यूरेसी मीन्स होता है ये एक टाइप का डिफरेंस इन बिटवीन है। किसके बिटवीन है? मेजर्ड वैल्यू के बीच में और एक्सेप्टेड ट्रू वैल्यू के बीच में। तब कैसे पता चलेगा? मेजर्ड वैल्यू मीन्स होता है जो भी वैल्यू हम परफॉर्म करके निकालते हैं। इट मीन्स एक होता है स्टैंडर्ड वैल्यू और एक होता है हमारा जो हम परफॉर्म करके वैल्यू निकालते हैं। तो जो भी हमारा एक्सेप्टेड ट्रू वैल्यू, इट मीन्स जो हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, जैसे कि इन जनरल आपने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस किया होगा। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में क्या होता है, एक हमें स्टैंडर्ड वैल्यू दी गई होती है और सेकंड जो हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एक वो वैल्यू होती है। तो जो वैल्यू हम परफॉर्म करके निकालते हैं, जो रीडिंग हम परफॉर्म करके निकालते हैं, वो रीडिंग हमारी स्टैंडर्ड रीडिंग से ऑलमोस्ट मैच होनी चाहिए। उसमें माइनर सा बस डिफरेंस होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी बोलते हैं। तो ऐसे ही जो एक्सेप्टेड ट्रू वैल्यू हमें पहले से दी गई होती है और जो वैल्यू हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करके निकालते हैं, मेजर्ड वैल्यू जिसे बोलते हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी बोलते हैं। और एक्यूरेसी जो रहता है ये क्या एक्सप्रेस करता है? करेक्टनेस ऑफ द मेजरमेंट, ताकि हमने जो भी मेजरमेंट हमने मेजर किया है वो करेक्ट है। इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी बोलते हैं। नेक्स्ट, डिफाइन द प्रिसीजन। द क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट टू ईच अदर इज नोन एज प्रिसीजन ऑफ अ सब्सटेंस। अब प्रिसीजन मीन्स क्या होता है? जैसे कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में ही सेम एग्जांपल, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हमें जो भी सैंपल रहता है उसे हमें 3 बार परफॉर्म करना रहता है और 3 बार परफॉर्म करने के बाद जो भी हमारी रीडिंग या फिर जो भी वैल्यू आती है वो ऑलमोस्ट सेम आती है तीनों की, उनमें माइनर सा बस डिफरेंस रहता है। तो इसीलिए जो भी मेजरमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा मेजरमेंट जो भी हम मेजर कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट क्लोज होनी चाहिए, एक दूसरे के बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिसीजन बोलते हैं। नेक्स्ट, राइट द प्रिंसिपल ऑफ क्लोराइड एंड हैवी मेटल्स। अब जैसे कि आपने फार्मा केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड है, हैवी मेटल है, देन आयरन है, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिमिट टेस्ट है। तो एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछ सकता है कि लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड का प्रिंसिपल क्या है और लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल का प्रिंसिपल क्या है। तो उसके आंसर्स हम देखते हैं। फर्स्ट, limit test of chloride. This test is based on the reaction in between soluble chloride as an impurity and silver nitrate, which result in the formation of a precipitate of insoluble silver chloride in the presence of dilute HNO3. अब इतना पैराग्राफ अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो इन शॉर्ट आप रिएक्शंस भी लिख सकते हैं। तो रिएक्शंस कैसे होगा? ये जो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड है ये टेस्ट किस पे बेस है? इन बिटवीन, इट मींस दो चीज के बीच में। फर्स्ट है सॉल्युबल क्लोराइड, तो क्लोराइड को हम लोग Cl माइनस से इंडिकेट करेंगे जो कि इम्प्योरिटी के फॉर्म में। और किसके बीच में हो रहा है? सिल्वर नाइट्रेट, इट मींस AgNO3 के बीच में हो रहा है। क्या हमें मिल रहा है? विच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ इनसॉल्युबल सिल्वर क्लोराइड। तो हमें क्या मिल रहा है? सिल्वर क्लोराइड मिल रहा है, इट मींस AgCl मिल रहा है। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है? डाइल्यूट HNO3। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डाइल्यूट HNO3। तो अगर आप इतने बड़े पैराग्राफ में नहीं लिख पा रहे हैं तो आप इन शॉर्ट यहाँ पे रिएक्शंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। तो कैसे? व्हेन क्लोराइड एज एन इम्प्योरिटी रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3, इट गिव द प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो यही होता है लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। तो ये भी आपको 1 मार्क्स में आ सकता है, प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। अब जो भी लिमिट टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, जैसे कि लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड परफॉर्म कर रहे हैं,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट टेस्ट जो रहता है वो हम क्यों परफॉर्म करते हैं, ताकि जो भी हमें सैंपल मिला है उसमें कितने अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। देन सेकेंड, लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल। दिस टेस्ट टू हैवी मेटल इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ मेटालिक इम्प्योरिटी with hydrogen sulfide in acidic medium to form the brownish color solution। अब लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल कैसे है, ये जो हैवी मेटल का टेस्ट है किस पे बेस है, मेटालिक इम्प्योरिटी मीन्स जो भी मेटल्स रहते हैं उनमें क्या इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उसके साथ में, विथ हाइड्रोजन सल्फाइड in the presence of acidic medium when metallic impurity react with a hydrogen sulfide in presence of acidic medium, ये क्या हमें प्रोवाइड करता है, ब्राउनिश कलर सोल्यूशन। तो इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स बोलते हैं। अब हैवी मेटल्स में ऐसे कौन कौन से मेटल्स इन्वॉल्व है जिनका हम लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो फर्स्ट है लेड, मर्क्यूरी, बिस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमनी, टीन, कैडमियम, सिल्वर एंड कॉपर। तो जितने भी हैवी मेटल्स है इनका हम लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फोर्थ क्वेश्चन, डिफाइन द एंटासिड। These are the agent or drug which are used to neutralize the excessive gastric hydrochloric acid in a stomach। तब एंटासिड क्या होता है, हमारे स्टमक में जो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इट मीन जो भी HCl का सिक्रेशन हो रहा है, अगर वो बहुत ही ज्यादा एक्सेस अमाउंट में हो रहा है तो एंटासिड जो है वो उस HCl को न्यूट्रलाइज करता है। इट मीन जो भी HCl का लेवल है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसके लेवल को रिड्यूस कर देता है। तो ऐसे एजेंट को हम क्या बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टोरेज कंडीशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो अब हमें देखना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट मीन्स CO2 है, नाइट्रस ऑक्साइड इट मीन्स N2O है, और ऑक्सीजन है, इसका स्टोरेज कंडीशन क्या है, इसे हम कैसे स्टोर करके रखते हैं। तो ये आपको 1 मार्क्स क्वेश्चंस में आ सकते हैं। तो इसके आंसर्स क्या होंगे, फर्स्ट हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, द मेटालिक सिलेंडर शुड बी स्टोर्ड इन अ रूम विच शुड बी कूल्ड एंड फ्री फ्रॉम द इन्फ्लामेटरी मटेरियल। अब जो भी कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें हम स्टोर करके रखते हैं वो मेटालिक सिलेंडर होता है, और उसे हम कैसे स्टोर करके रखेंगे, रूम में स्टोर करके रखेंगे, और रूम जो है वो कूल होना चाहिए और फ्री फ्रॉम इन्फ्लामेटरी मटेरियल होना चाहिए। इट मीन्स उस रूम में ऐसा कोई मटेरियल नहीं होना चाहिए कि जिससे मतलब आग वगैरह लग सकती है, तो ऐसे मटेरियल से दूर रखना है। नेक्स्ट, द शोल्डर ऑफ द सिलेंडर इज पेंटेड ग्रे और ग्रीन। मीन्स जो भी सिलेंडर रहेगा, जो भी मेटालिक सिलेंडर है उसका जो शोल्डर पार्ट रहेगा वो हमें ग्रे या ग्रीन कलर से पेंट करना है, और उस सिलेंडर पे उसका नेम और सिंबल हमें अटैच करना है। इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड है तो CO2 वहां पे हम लिखेंगे। तो ये होता है स्टोरेज कंडीशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हम देखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड, stored under the pressure in a metallic cylinder at a temperature not exceeding 37 डिग्री सेल्सियस। मीन्स नाइट्रस ऑक्साइड का जो भी मेटालिक सिलेंडर रहेगा वो हमें 37 डिग्री सेल्सियस से जो टेम्परेचर ज्यादा नहीं रखना है, 37 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर में ही हमें मेटालिक सिलेंडर को स्टोर करके रखना है। और जो भी सिलेंडर रहेगा उसे हमें कैसे पेंट करना है, ब्लू कलर से, और जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा सिलेंडर का उसको हमें ब्लैक कलर से पेंट करके रखना है, और उससे हमें N2O, NO2 नहीं N2O, ये नाइट्रस ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला N2O हमें इंडिकेट करना है। और जो शोल्डर है, सिलेंडर का जो भी शोल्डर है उस पे हमें N2O ये इंडिकेट करना है। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे ऑक्सीजन का स्टोरेज कंडीशन, द मेटालिक सिलेंडर शुड बी स्टोर्ड इन अ रूम विच शुड बी कूल्ड आर फ्री फ्रॉम इन्फ्लामेटरी मटेरियल। अब ऑक्सीजन को जिसमें हम स्टोर करेंगे वो मेटालिक सिलेंडर होना चाहिए, और उसे हम रूम में स्टोर करके रखेंगे बट कूल होना चाहिए और फ्री फ्रॉम इन्फ्लामेटरी मटेरियल होना चाहिए। और द शोल्डर ऑफ द सिलेंडर इज पेंटेड व्हाइट कलर। मीन्स ऑक्सीजन का जो भी सिलेंडर रहेगा उसका शोल्डर हमें व्हाइट कलर से पेंट करना है, और जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा उसे हमें ब्लैक कलर से पेंट करना है। देन ऑक्सीजन का नेम एंड जो सिंबल होता है वो हमें शोल्डर ऑफ द सिलेंडर हमें इंडिकेट करना है, मीन्स उससे पेंट करना है।
तो ये होता है स्टोरेज कंडीशन ऑफ द ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ये एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफाइन द सीडेटिव एंड हिप्नोटिक। तो फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज सीडेटिव। These are the drugs which reduce the excitement and calm the subject without inducing sleep. अब sedative means क्या होता है? sedative एक टाइप का ऐसा ड्रग है जो कि हमारे बॉडी के एक्साइटमेंट को रिड्यूस करता है और काम करता है और हमें नॉर्मल स्लीप जो है वो इंड्यूस करता है। नेक्स्ट, sedation also involve the depression of responsiveness to any level of the stimulation. और sedation जो रहता है वो क्या करता है? एक टाइप का डिप्रेशन प्रोवाइड करता है ताकि जो भी बॉडी में स्टिमुलेशन हो, स्टिमुलेशन ना हो, बॉडी जो है वो डिप्रेस हो जाए, इट मीन एक्साइटमेंट लेवल रिड्यूस हो जाए। तो इन जनरल याद रखो सेडेटिव एक टाइप का ऐसा ड्रग है जो कि हमारे बॉडी में एक्साइटमेंट, जो भी हमारे बॉडी में जो स्टिमुलेशन है या फिर एक्साइटमेंट है उसको क्या करता है? रिड्यूस करने का काम करता है और नॉर्मल स्लीप इंड्यूस करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे हिप्नोटिक। These are the drugs that induce and or maintain the sleep similar to the normal arousable sleep. The sedative and hypnotic work similar to that of CNS depressant. The only difference is in time action and dose action relationship. अब सीडेटिव जो रहता है वो हमारे एक्साइटमेंट लेवल को रिड्यूस करता है विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप, बट जो हिप्नोटिक रहता है ये क्या करता है? नॉर्मल स्लीप इंड्यूस करता है, नॉर्मल स्लीप प्रोवाइड करता है। और सीडेटिव और हिप्नोटिक जो रहते हैं इनका वर्क जो रहता है वो सिमिलर होता है, बस डिफरेंस क्या रहता है कि ये इनका जो टाइम एक्शन और डोज एक्शन रहता है, इनका जो ये रिलेशनशिप रहता है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट ये दोनों भी सीएनएस को रिप्रेजेंट करने का ही काम करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे डिफाइन द डायूरेटिक्स। डायूरेटिक आर द मेडिकेशन दैट इंक्रीज द फ्लो ऑफ यूरिन, इट मींस डायूरेसिस। डायूरेटिक एक टाइप का ऐसा मेडिसिन है जो कि हमारे यूरिन फ्लो को इंक्रीज करने का काम करता है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डायूरेसिस बोलते हैं। अब ये काम कैसे करता है? These drugs work by removing the sodium and chloride from the body through the urine. So diuretics are used effectively for the treatment of hypertension. हमारे बॉडी में जो फ्लूइड है उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में फ्लूइड का, इट मीन्स सोडियम और क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज है, तो उसे बॉडी से रिमूव करने के लिए हम डायूरेटिक मेडिसिन देते हैं ताकि जो भी फ्लूइड है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाए। तो इसलिए हम इसका यूजेस कहाँ पे करते हैं? हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में भी करते हैं। नेक्स्ट, डिफाइन द हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट आर द मेडिकेशन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। अब हाइपो मीन्स क्या होता है? लो, और ग्लाइसेमिक मीन्स क्या होता है? शुगर लेवल। मीन्स बॉडी में अगर जो शुगर लेवल अगर वो इंक्रीज हो गया है तो उसे डिक्रीज करने के लिए हम कौन सी मेडिसिन देते हैं? हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट देते हैं। तो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ये ऐसा मेडिसिन है जो कि डायबिटीज के ट्रीटमेंट में यूज होता है। डायबिटीज इट मीन्स हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज है, तो उसे रिड्यूस करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए हम हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट देते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे डायबिटीज होता क्या है। तो डायबिटीज इज अ डिजीज स्टेट विच impairs the body's ability to maintain the blood glucose level, characterized by the hyperglycemia that occur due to the defect in the secretion and action of insulin. डायबिटीज क्या होता है? ये एक टाइप का डिजीज स्टेट होता है जिसमें हमारी जो बॉडी की एबिलिटी है ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने की, वो क्या हो जाती है? इम्पेयर हो जाती है, मीन्स अनबैलेंस हो जाती है, जिसके वजह से क्या होता है? हमारे बॉडी में जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई कैसे हो जाता है? हमारे बॉडी में जो पेनक्रियास रहता है वो इंसुलिन सीक्रेट करता है, तो इंसुलिन हमारे शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करती है। बट अगर कहीं ना कहीं इंसुलिन का सीक्रेशन और इंसुलिन का जो एक्शन है अगर उसमें डिफेक्ट आ जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो जो भी ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, इससे ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं हो पाता। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज बोलते हैं। तो डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए हम हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट देते हैं। 9th क्वेश्चन, डिफाइन द एंटीबायोटिक। Antibiotics are defined as a chemical substance or the compound produced by the various species of microorganisms such as bacteria,
and fungi which in low concentration destroy, kill or inhibit the growth of other species of microorganism. अब एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक एक टाइप का केमिकल सब्सटेंस होता है या फिर कंपाउंड हम बोल सकते हैं, जो कि कौन प्रोड्यूस करता है? वेरियस स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया एंड फंगाई होते हैं, जो कि लो कॉन्सेंट्रेशन पे ही अदर स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, या फिर उन्हें किल कर देते हैं, या फिर उनके ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। इट मीन्स उनके ग्रोथ को रोक देते हैं। तो इन सिंपल एंटीबायोटिक एक टाइप का केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को किल करता है, डिस्ट्रॉय करता है और उनके ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। नेक्स्ट, define the anti-neoplastic agent. Anti-neoplastic drug are the medication used to treat the cancer agent, also called anti-cancer or chemotherapy. अब एंटी-नियोप्लास्टिक एजेंट क्या होता है? एंटी-नियोप्लास्टिक एक टाइप का ऐसा ड्रग और मेडिसिन है जो कि किसको ट्रीट करता है? कैंसर को। कैंसर मीन्स क्या होता है? जैसे कि अगर हमारे बॉडी में जो सेल का ग्रोथ है वो मल्टीपल सेल ग्रोथ होने लगता है, इट मीन्स जो सेल का ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा होने लगता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं। तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जिस भी मेडिसिन का हम यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, या फिर हम एंटी कैंसर ड्रग भी बोलते हैं। और एंटी कैंसर ड्रग इट मीन जिस भी पर्सन को कैंसर हुआ रहता है उसे हम कीमोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं, तो उससे जो भी पर्सन का कैंसर है वो ट्रीट हो जाता है। तो एंटी कैंसर मीन्स होता है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। 11th question, define the anti-arrhythmic agent. Anti-arrhythmic drugs are the medication used for the treatment of arrhythmia. Arrhythmia represent the irregular heartbeat. अब arrhythmia means क्या होता है? फर्स्ट, arrhythmia means होता है irregular heartbeat. It means जैसे कि हार्ट बीट है, कभी बहुत ही ज्यादा फास्ट बीट होता है और कभी बहुत ही स्लो बीट होता है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एरिथमिया बोलते हैं। तो एरिथमिया इस डिजीज कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम जिस भी मेडिसिन का यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एंटी एरिथमिक एजेंट बोलते हैं। 12th क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेम ऑफ प्रोप्रेनोलॉल एंड फिनाइटोइन। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड सेकंड केमिकल नेम मींस क्या होता है? आईयूपीएसी। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, केमिकल नेम और आईयूपीएसी नेम सेम होता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे प्रोप्रेनोलॉल का आईयूपीएसी। तो फर्स्ट आईयूपैक क्या है? तो हम नंबरिंग करेंगे। फर्स्ट ये होगा नंबर 1 2 3। अब 1 पे अगर हम देखें तो ये ग्रुप अटैच है, बट यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन है, इट मीन्स प्रोपाइल हुआ। बट यहाँ पे जो प्रोपाइल है इट मीन्स जो मिथाइल ग्रुप है वो आइसो के फॉर्म में अटैच है। इट मीन्स फर्स्ट कार्बन एंड सेकंड कार्बन पे अगर देखो तो ये मिथाइल ग्रुप है। अगर सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? आइसो ग्रुप बोलते हैं। और यहाँ पे 3 कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल बोलेंगे। तो फर्स्ट पे आइसोप्रोपाइल है तो हमने लिखा 1 आइसोप्रोपाइल। नंबर और अल्फाबेट के बीच में यहाँ पे डैश आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अमीनो ग्रुप था तो हमने क्या लिखा? अमाइनो। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे अगर थर्ड पोजीशन पे आप देखोगे तो ये पूरा ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पे हमने लिखा डैश 3 देन डैश। इसे हम क्या बोलते हैं? नेप्थलीन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? नेप्थलीन। बट याद रखो NAPHTHALENE ये नेप्थलीन का स्पेलिंग होता है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि N के बाद E रिप्लेस है, इट मीन्स ये वाला जो E है वो यहाँ पे रिप्लेस है, नहीं लिखा हुआ है। अब क्यों नहीं लिखा हुआ? उसका ये रीजन है कि ये नेप्थलीन ग्रुप तो है, बट अगर मैं इसका फर्स्ट कार्बन देखूं तो ये होता है, ये 1 पे यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है, इट मीन्स कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप आ रहा है। तो इसलिए मैंने E रिप्लेस किया किससे? 1 YL से। इट मीन्स ये फर्स्ट कार्बन पे अल्काइल ग्रुप निकल रहा तो 1 YL हुआ। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है तो मैंने ऑक्सी लिखा। अब ये पूरे ग्रुप का हमने नेमिंग कर लिया, यहाँ पे भी नेमिंग कर लिया। बच्चा 1 2 3 कार्बन और यहाँ सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है, तो 3 को हम क्या बोलते हैं? प्रोपेन बोलते हैं। PROPANE प्रोपेन की ये स्पेलिंग होती है।
बट यहाँ का जो ई है वो यहाँ पे रिप्लेस हुआ है किससे, ये अल्कोहल ग्रुप से। कौन से पोजीशन पे, 2 पे, तो हमने 2 लिखा और OL लिखा। OL मीन्स होता है यहाँ पे हाइड्रोक्सी, इट मीन्स अल्कोहल ग्रुप अटैच है। तो ये होता है IUPAC नेम ऑफ द प्रोप्रेनोलॉल। तो ये जो यहाँ पे नंबर अल्फाबेट के बीच में डैश है, देन यहाँ पे ब्रैकेट है, देन यहाँ पे पेरेंट में हमें क्या यूज करना है, इन सारी चीजों का आपको IUPAC में प्रॉपरली ध्यान देना है। तो ऐसे आपको एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए आ सकता है कि प्रोप्रेनोलॉल के स्ट्रक्चर्स बनाओ, अगर स्ट्रक्चर्स दिए है तो उनका IUPAC लिखो, तो ये आपको 1 मार्क्स में आ सकता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ये किसका स्ट्रक्चर है, फिनाइटोइन का। तो हम क्या बोलते हैं, फिनाइटोइन बोलते हैं। देन फिनाइटोइन का ये केमिकल नेम है, इट मीन्स IUPAC है। तो अब हमें इसका IUPAC देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको सोडियम दिख रहा है, तो हमने सोडियम एज इट इज लिख लिया। अब हम इसको नंबरिंग कहाँ से देंगे, तो फर्स्ट ये अमीनो ग्रुप का नंबर 1 2 3 4 एंड ये हुआ 5, इस डायरेक्शन में हमको नंबरिंग करना है। तो अब हमें देखना है जो अमीनो ग्रुप का पोजीशन है वो कौन पे आ रहा है, 1,3 पे NH ग्रुप है और 2,4 पे किस पे, 2,4 पे कीटोन ग्रुप है। अब अगर समझ लो मैं नंबरिंग दूसरे डायरेक्शन में करूं, इट मींस ये हुआ नंबर 1 और ये हुआ नंबर 2, ये हुआ नंबर 3, ये हुआ नंबर 4 और ये हुआ नंबर 5। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में देख रही हूँ तो मैं पोजीशन देखूंगी, फर्स्ट अमीनो ग्रुप का पोजीशन देखूंगी 1,4 पे आ रहा है, इट मींस 1,4 पे NH ग्रुप आ रहा है। सेकेंड 3,5 पे कीटोन ग्रुप आ रहा है, 3,5 पे कीटोन ग्रुप। तो हमें कभी भी IUPAC लिखते वक्त हमें ये ध्यान देना है कि जो भी फंक्शनल ग्रुप या फिर जो भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा वो हमें उस साइड से नंबरिंग करना है जहां से वो नियर बाय पोजीशन पे है, इट मींस नजदीक आए नंबरिंग करने पे। तो यहाँ पे अगर मैं NH ग्रुप का पोजीशन देखूं तो 1,3 पे आ रहा है, बट यहाँ NH ग्रुप का पोजीशन देखूं तो 1,4 पे आ रहा है, इट मींस 3 के कंपेयर में 4 ज्यादा है, तो मुझे वहां से नंबरिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट अगर कीटोन ग्रुप का मैं देखूं तो 2,4 पे, बट यहाँ पे कीटोन ग्रुप 3,5 पे आ रहा है, तो यहाँ पे जो पोजीशन है वो थोड़ा दूर हो जा रहा है, तो मुझे नियर बाय पोजीशन लेना है। तो मैं नंबरिंग कहाँ से लूंगी, इस डायरेक्शन में लूंगी। तो इट मीन्स मैं कहाँ से नंबरिंग करूंगी, 1 2 3 4 एंड ये हुआ 5, ये हुआ मेरा करेक्ट नंबरिंग। तो मैंने सोडियम एज इट इज लिख दिया यहाँ पे सोडियम। अब सोडियम के बाद यहाँ पे आएगा डैश, बिकॉज नंबर और अल्फाबेट आ जा रहे हैं। अब यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन अगर देखो तो यहाँ पे 2 फिनाइल ग्रुप अटैच है, तो मैंने एक फिनाइल के लिए एक 5 लिखा, दूसरे फिनाइल के लिए एक 5 लिखा, इट मीन 5,5, 2 नंबर के बीच में कॉमा आता है, 5,5 2 फिनाइल ग्रुप था तो मैंने लिखा डाइफिनाइल। उसके बाद अब मुझे कीटोन का ग्रुप देखना है, तो किस पे है, फिर से हमने लगाया डैश, बिकॉज यहाँ नंबर और अल्फाबेट है। 2,4 कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है मेरा। बट ये जो रिंग होती है इसे हम क्या बोलते हैं, इमिडाजोलिडीन बोलते हैं। इमिडाजोलिडीन कैसे हम बोलेंगे, जब 1,3 पे NH ग्रुप रहेगा एंड 5 मेंबर रिंग होना चाहिए, तो उसे मैं क्या बोलूंगी, 5 मेंबर रिंग विथ सैचुरेटेड होना चाहिए, तो उसे मैं क्या बोलूंगी, इमिडाजोलिडीन बोलूंगी। क्या बोलूंगी, इमिडाजोलिडीन बोलूंगी। ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं आएगा स्ट्रक्चर में। तो क्या क्या इट मीन्स 1,3 पे NH ग्रुप है और 5 मेंबर का रिंग होना चाहिए, इट मीन्स 1 2 3 4 5 मेंबर है, तो उसे मैं क्या बोलती हूँ, इमिडाजोलिडीन बोलती हूँ। बट यहाँ पे भी सैचुरेटेड है, इट मीन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आएगा, ये डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर में नहीं आएगा। तो मैंने इमिडाजोलिडीन तो लिखा, यहाँ पे दिख रहा है आपको ई रिटेन हुआ है, यहाँ पे भी ई है तो यहाँ पे भी ई हमने लिखा। अब ये रिटेन क्यों हुआ, याद रखो स्ट्रक्चर में जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अटैच रहते हैं तो जो लास्ट का लेटर रहता है वो रिटेन हो जाता है, इट मीन्स उसे हम पूरा एज इट इज लिखते हैं। तो यहाँ पे ई रिप्लेस नहीं हुआ बिकॉज यहाँ पे 2 कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमने लिखा इमिडाजोलिडीन।
अब यहाँ पे 2 कीटोन ग्रुप था तो हमने लिखा डाई, और कीटोन का लास्ट का सफिक्स हम लिखते हैं ONE। ये होता है सफिक्स ONE, तो हमने एज इट इज ONE लिख दिया। ये होता है फिनाइट ऑयल का स्ट्रक्चर एंड IUPAC। नेक्स्ट अब हम देखेंगे 13 क्वेश्चन। राइट द स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेम ऑफ द पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जो होता है ये एंटीपायरेटिक है, इट मींस फीवर को, बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करता है। तो इसका हम स्ट्रक्चर एंड IUPAC देख लेते हैं। ये है पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर एंड इनका हम केमिकल नेम इट मींस IUPAC देखेंगे। तो फर्स्ट कैसे हम नंबरिंग करेंगे, यहाँ पे समझ लो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच है और यहाँ पे एक कार्बन। ये हमको लिखना नहीं है, बस मैं समझने के लिए ऐसा बता रही हूँ। वहां पे आपको समझ जाने के यहाँ पे CH3 ग्रुप है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो कार्बन है। अब CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 रहता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एसिटामाइड बोलते हैं। और यहाँ पे OH ग्रुप अटैच है। तो अब हम नेमिंग देखते हैं। फर्स्ट ये N पोजीशन पे ये पूरा ग्रुप अटैच है और ये पूरा ग्रुप अटैच है, तो हमने ये N का पोजीशन लिखा N। अब ये हुआ 1 2 3 4, और अगर मैं इस डायरेक्शन में नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4, इट मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों साइड से सेम पोजीशन पे आ रहा है, तो मैं कहीं से भी नंबरिंग कर सकती हूँ। तो ये N का मैंने लिखा पोजीशन N। अब यहाँ पे डैश लगेगा बिकॉज नंबर और अल्फाबेट है। 4 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो यहाँ पे लिखा मैंने 4 हाइड्रोक्सी। ये ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, फिनाइल बोलते हैं, तो हमने लिखा फिनाइल ब्रैकेट क्लोज। अब ये पूरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एसिटामाइड बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया एसिटामाइड बोलते हैं। तो ये होता है हमारा फर्स्ट IUPAC। अब IUPAC लिखते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भी मेथड से हमें सिंपल हम IUPAC लिख सकते हैं, उस मेथड से हमें करना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड हमें यूज नहीं करना है। तो इसलिए इजी मेथड ये था पैरासीटामोल का, तो मैंने आपको इस मेथड से बताया। ये आपको ये मेथड करने की जरूरत नहीं है। 14 question. Define the antifungal agent. These are the drug for superficial and deep systemic fungal infection. For an example, tolnafed, nystatin, amphotericin and hemicin. अब antifungal agent means क्या होता है, ऐसा ड्रग जो कि फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीफंगल एजेंट। बट जो फंगल इन्फेक्शन रहता है, हो सकता है कि वो सुपरफिशियल रहे, इट मीन स्किन के सरफेस पे रहे, या फिर डीप सिस्टेमिक, इट मींस ब्लड के अंदर कहीं पे रहे। तो उसे ट्रीट करने के लिए हम जिस भी मेडिसिन का यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं एंटी फंगल एजेंट। एंटी फंगल में टोलनाफेड, निस्टैटिन, एम्फोटेरिसिन एंड हीमाइसिन, ये सारे ड्रग आते हैं। 15 क्वेश्चन। राइट द स्ट्रक्चर केमिकल नेम ऑफ द फ्रूसेमाइड। अब केमिकल नेम मीन्स होता है IUPAC। फ्रूसेमाइड ये एक टाइप का ऐसा मेडिसिन है जो कि हमारे यूरिन फ्लो को इंक्रीज करता है, इट मीन्स फ्रूसेमाइड एज अ डायूरेटिक यूज करते हैं। तो ये है फ्रूसेमाइड का स्ट्रक्चर, और अब हमें इनका IUPAC देखना है। तो फर्स्ट हम देखेंगे, अब हमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो समझ लो कि ये है नंबर 1। ये कार्बोनिल कार्बन, यहाँ पे कुछ नहीं, इट मीन्स कार्बन है। कार्बोनिल कार्बन से जो कार्बन अटैच होगा वो होगा नंबर 1, देन ये होगा 2 3 4 5 6। इस डायरेक्शन में हम नंबरिंग करेंगे। अब अगर समझ लो मैं यहाँ से नहीं यहाँ से करूँ, ये हुआ नंबर 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5 और ये होगा 6। अगर मैं इस डायरेक्शन में करूँ तो यहाँ पे मुझे देखना है कि सेकंड पोजीशन पे कोई ग्रुप अटैच है नहीं, बट यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे ये पूरा ग्रुप अटैच है, तो मैं नंबरिंग इस डायरेक्शन में करूंगी। तो कैसे मैं नंबरिंग करूंगी, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6। कैसे नंबरिंग करना है, ये कार्बोनिल कार्बन से जो कार्बन अटैच होगा ये होगा 1 2 3 4 5 6 हुआ। अब हमें इसका IUPAC देखना है। तो 4 पे क्लोरो अटैच है, तो हमने लिखा 4 क्लोरो। अब ये 2 पे ये पूरा ग्रुप अटैच है, तो हमने लिखा 2। इस रिंग को हम क्या बोलते हैं, फ्यूरेन बोलते थे, यहाँ पे हमने लिखा फ्यूरेन। अब ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, तो हेट्रो एटम होता है 1 और ये होता है 2। तो 2 पे यहाँ पे अल्काइल ग्रुप निकल रहा है, तो हमने लिखा YL, इट मीन्स अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे एक कार्बन अटैच है, इट मीन्स मिथाइल है। फिर यहाँ पे अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमने लिखा अमाइनो, यहाँ पे हुआ ब्रैकेट क्लोज।
अब इसकी और इसकी नेमिंग हो गई, बट अब हमें इनका नेमिंग करना है, तो 5 पोजीशन हमने लिखा 5। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, सल्फामोइल, तो हमने लिखा सल्फामोइल। अब इस रिंग को हम क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। तो ये होता है IUPAC नेम ऑफ द फ्रूसेमाइड। 16th क्वेश्चन, डिफाइन द एरर। It is not a mistake but rather a difference between a estimated or measured value and the accepted true value or specified or theoretical correct value. It denotes the estimated uncertainty in measurement or experiment. अब एरर का मतलब हम इन सिंपल क्या जानते हैं, किसी भी टाइप की गलती, किसी भी टाइप का मिस्टेक, तो हम क्या बोलते हैं, उसे एरर बोलते हैं। बट फार्मा केमिस्ट्री में यहाँ पे एरर मीन्स किसी भी टाइप का मिस्टेक नहीं होता, बल्कि ये एक टाइप का डिफरेंस होता है। किसके बीच में, हम एक देखेंगे मेजर्ड वैल्यू के बीच में, या फिर थियोरेटिकल करेक्ट वैल्यू के बीच में, या फिर एक्सेप्टेड ट्रू वैल्यू। इसमें से भी आपको एक ले सकते हैं। तो जैसे कि आपने केमिस्ट्री में आपने एक प्रैक्टिकल किया होगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में जो भी सैंपल रहता है उसमें क्या होता है, कलर चेंज होता है। तो इट मीन्स हमें एक स्टैंडर्ड वैल्यू दी गई होती है, और उन स्टैंडर्ड वैल्यू को ही देख के हम जो भी रीडिंग्स निकालते हैं, मीन्स 3 बार हम परफॉर्म करते हैं, तो तीनों बार में जो भी रीडिंग्स आती है सैंपल की, वो कहीं ना कहीं उनमें माइनर सा बस डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो जो वैल्यू हमें दी गई होती है वो क्या होती है, थियोरेटिकल करेक्ट वैल्यू। इट मीन्स स्टैंडर्ड वैल्यू जिनको हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं, और जो 3 रीडिंग्स हम निकालते हैं परफॉर्म करके, उसे हम क्या बोलते हैं, मेजर्ड वैल्यू। तो इनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। 17, डिफाइन द एंटी हाइपरटेंसिव। Antihypertensive agent are the class of drug that are used for the treatment of hypertension. Antihypertensive drug क्या होता है, ये एक टाइप का ऐसा मेडिसिन है जो कि हाइपरटेंशन कंडीशन को ट्रीट करता है। अब हम देखेंगे कि हाइपरटेंशन क्या होता है। तो हाइपरटेंशन एक टाइप का ऐसा कंडीशन है जिसमें कि बॉडी का जो इट मीन्स जो ब्लड प्रेशर रहता है वो नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो जाता है। तो अब हम देखते हैं, नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mmHg। अगर इस नॉर्मल रेंज से ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो हाइपरटेंशन कंडीशन को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन हम यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग बोलते हैं। 18 क्वेश्चन, डिफाइन द टॉपिकल एजेंट। The agent which are applied on a topical region like the skin are called the topical agent. अब टॉपिकल एजेंट का मतलब क्या होता है, ऐसे मेडिसिन जो कि हम टॉपिकल रीजन पे अप्लाई करते हैं। इट मींस टॉपिकल रीजन मींस क्या होता है, जैसे कि स्किन हो गया, स्किन ये सरफेस पे हम अप्लाई करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, टॉपिकल रीजन। तो टॉपिकल एजेंट में जैसे कि डस्टिंग पाउडर वगैरह हो गया, क्रीम ऑइंटमेंट हो गया, ये सारे टॉपिकल एजेंट में आते हैं जो कि हमारे इन्फेक्शन कंडीशन को ट्रीट करते हैं। 19, डिफाइन द आइसोमर। Isomer refer to the compound that have same molecular formula but different in the structurally। अब आइसोमर का मतलब क्या होता है, ये एक टाइप का ऐसा कंपाउंड होता है जिनका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो तो सेम होता है, बट जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। नेक्स्ट, define the hematinics. The drug which increase the RBC level in a blood is called hematinics, or the drug which treat the iron deficiency level। अब hematinics क्या होता है, hematinics एक टाइप का ऐसा ड्रग, ऐसा मेडिसिन है जो कि हमारे बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी जो लेवल रहता है उसको ट्रीट करने का काम करता है। इट मीन्स हमारे बॉडी में जो भी आरबीसी का लेवल है उसे इंक्रीज करता है। तो ऐसे ड्रग को हम क्या बोलते हैं, हिमेटिनिक्स बोलते हैं। तो एग्जांपल्स में क्या है, फेरस फ्यूमरेट एंड फेरस एस्कॉर्बेट। नेक्स्ट, डिफाइन द सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट। द ड्रग विच स्टिमुलेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड द सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट। अब स्टिमुलेट करना इट मीन्स क्या होता है, एक्टिवेट करना। तो ऐसा ड्रग जो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट बोलते हैं या फिर सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग बोलते हैं। एग्जांपल्स में क्या है, एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट, डिफाइन द पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट।
द ड्रग विच स्टिमुलेट द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एग्जाम्पल है एट्रोपिन एंड ट्रोपिकामाइड। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को जो ड्रग स्टिमुलेट करता है, जो ड्रग एक्टिवेट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल में एट्रोपिन एंड ट्रोपिकामाइड। नेक्स्ट, डिफाइन द कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। द ड्रग विच ब्लॉक द कोलिनर्जिक रिसेप्टर, एग्जाम्पल है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड एट्रोपिन सल्फेट। अब हमारी बॉडी में कोलिनर्जिक रिसेप्टर को जो ड्रग ब्लॉक करने का काम करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, जिसमें है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड एट्रोपिन सल्फेट। नेक्स्ट, डिफाइन द एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। द ड्रग विच ब्लॉक द एक्शन ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, एग्जाम्पल है टोलाजोलिन एंड फेंटोलामाइन। तो यहाँ पे एंटागोनिस्ट मीन्स याद रखो, जो उसके एक्शन को एंटागोनाइज कर देता है, इट मीन्स उसके एक्शन को स्टॉप कर देता है, ब्लॉक कर देता है, इनहिबिट कर देता है। तो ऐसे ड्रग जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट बोलते हैं। तो कौन से ड्रग है? टोलाजोलिन एंड फेंटोलामाइन है। नेक्स्ट, डिफाइन द एंटीकन्वल्सेंट। द ड्रग विच ट्रीट द सीजर्स, एग्जाम्पल में क्या है? वेल्प्रोइक एसिड एंड गाबापेंटिन। अब सीजर्स क्या होता है? जैसे कि आपने सुना होगा मिर्गी एक टाइप की बीमारी होती है, तो मिर्गी में क्या होता है? जो भी पेशेंट है उन्हें झटके आते हैं। तो ऐसे ड्रग जो कि सीजर्स को ट्रीट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एंटी कन्वर्जेंट बोलते हैं। तो उसमें वेल्प्रोइक एसिड आता है और गाबापेंटिन आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी डिटेल्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पे भी हमें विजिट कर सकते हैं, और हमारा एप्लीकेशन जो कि BQ फार्मेसी एकेडमी नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उस पे भी आप फुल वीडियो नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो यहाँ पे हमने फार्मा केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स कंप्लीट कर लिया है।